मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, कल प्रैक्टिस हो गई थी तो आज क्लास हो जाएगी। कृपया शांति बनाए रखें कि आज क्लास है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुद्दा वंश वृद्धि का या परिवार वृद्धि का नहीं है, वो तो एक सब प्रोडक्ट है। मुद्दा ये है पितरों को तर्पण। पितृदोष की समाप्ति हेतु हमें संतान की आवश्यकता होती है। हम पितृ ऋणी ना रह जाएं, उस पितृ ऋण से निजात पाने के लिए हम संतान की प्राप्ति करते हैं। तो भारतीय धर्म में, भारत सनातन परंपरा में संतान पैदा करना भी धर्म का कार्य है। संतान की सेवा करना, उनकी पालना करना, ये सब जिम्मेदारियों में आता है। और उत्तम संतान, स्वास्थ्यवर्धक संतान, उत्तम मस्तिष्क की, जो समाज के लिए उत्तम परिणाम दे और अपने जीवन को उत्तम कोटि का बनाए, ऐसी संतान की व्याख्या की गई है। यानी कि कहा गया है कि मनोकामना अगर मांगे तो अपनी मनोकामना में अपनी संतान को ऐसा मांगे कि जो समाज के लिए हितकारी हो, मीन्स जो सोसाइटी के बेनिफिट्स में हो। ऐसी नहीं जो सोसाइटी में विध्वंस फैला दे आने के बाद, तो उससे भी पाप लगता है। अगर हमारे बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका कुछ भाग हमारे जिम्मे भी आता है। तो इसके लिए ऋषियों ने परंपरा बनाई कि भाई ऐसा हो ही ना, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स बना दी कि अगर ऐसा करेंगे तो गलत संतान नहीं आएगी। वो हमारे यहाँ नियम बनाए गए। सर्वप्रथम संतान पैदा करने से पहले, संतान उत्पन्न करने से पहले नव दंपत्ति को अपने कुल गुरु से या दिव्यज्ञ से, ज्योतिष विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली पढ़वा करके पता करना चाहिए ऐसे कौन से पाप दोष हैं जो उनके संतान के कारक या संतान भाव को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो सर्वप्रथम उन ग्रहों की शांति, दान, पुण्य और उपवास करना है। उसके बाद और इसी बीच में पति पत्नी को, दोनों को ब्रह्मचर्य पालन करते हुए उत्तम संतान हेतु साधना करनी है। और वो साधना करने के उपरांत ही वो अगर समागम करते हैं तो उत्तम कोटि की संतान प्राप्त होती है। अन्यथा फिर संतान कैसी भी हो सकती है। आज के टाइम में मैक्सिमम लोग अपनी संतान द्वारा पीड़ित हैं। चाहे उनके बच्चे छोटे हैं तो भी पीड़ा है, बड़े हैं तो भी पीड़ा है, कुछ ज्यादा बड़े हो गए तो उससे भी ज्यादा पीड़ा है। बच्चे जितने उम्र में बढ़ रहे हैं, पीड़ा उतनी तेजी से बढ़ रही है। आखिर हम अगर ध्यान पूर्वक समझे कि ऐसा क्यों है, ऐसा ये आखिर हमारा ही तो अंश है। हमारी संतान हमारा ही अंश होती है। यानी कि हमें कुछ कमियां थी, वो कमियां ट्रांसफर हो गई हमारे संतान में, और वो उसका म्यूटेंट जो आया है नया, वो कुछ ज्यादा प्रभावशाली आया, ज्यादा एडवांस आया है। कोरोना की तरह ना, नया म्यूटेंट ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसे ही जो आने वाली संतान है, एक तो हमसे ज्यादा समझदार होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। वो एक पीढ़ी से जो अगली पीढ़ी आएगी, वो पहली वाली पीढ़ी से कुछ ज्यादा समझदार होती है। और वो अंतर 20% तक रहता है, 10% to 20% मोर इंटेलिजेंट देन यू।
जब आप अपने बचपन के दिन याद करोगे और आज के बच्चों को देखो कि जब आप 10वीं में थे और आज आपका बच्चा 10वीं में है, तो हर माँ बाप सोचता है यार सच बताऊं, फिर भी छोरा इंटेलिजेंट है, मैं इतना नहीं था। हर माँ बाप को लगता है यार मैं इतना नहीं था। कारण क्या है, ये एडवांस है। दूसरा, बच्चा जो बदमाश है तो भी माँ बाप सोचता है यार बदमाश तो मैं भी था, पर इतना नहीं था जितना ये पट्टा ये मेरा भी बाप निकला। मतलब चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अपने बाप का एडवांस वर्जन है। इसके लिए हमें पाप दोषों को शमन करने हेतु साधनाएं अपने गुरु से पूछ करके करनी चाहिए। उसके बाद संतानोत्पत्ति का के लिए हमें जाना चाहिए। अब बात आती है कि ज्योतिष में कैसे देखें कि संतान होगी या नहीं, और कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। या कोई भी नव दंपत्ति आपके सामने आता है और कहता है जी बताइए मैं संतान के विषय में विचार कर रहा हूं, तो आप उसे कैसे देखेंगे? तो पहले देखें कि ये मेल है कि फीमेल। आपने पता किया भाई महिला की कुंडली आई है, और महिला की कुंडली आई है तो आपने 3 ग्रहों को विशेष करके देखना है। महिला के केस में मंगल, चंद्रमा और गुरु, ये 3 ग्रहों का अध्ययन विशेष रूप से करना है। पंचम भाव कॉमन है, पुरुष का और स्त्री का कॉमन है। पंचम भाव 2 चीजों को बताता है। जितनी भी सारी संतान, चाहे आपके एक बच्चा है चाहे 10 बच्चे हैं, सारी संतानों को पंचम भाव ही दिखाता है। सारी संतान से मिला जुला करके जो रिजल्ट मिलेगा आपको सुख का, वो भी पंचम भाव ही दिखाता है। पर विशेष करके अगर आपको पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान के विषय में जानना हो तो भाव बदल जाता है, पर सुख आएगा पंचम से, ये ध्यान रखना। मान लीजिए पहली संतान जो आएगी वो पंचम भाव से और दूसरी संतान सप्तम भाव से, तीसरी संतान नवम भाव से आएगी। पर सपोज करो आप दूसरी संतान के बारे में देख रहे हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसी आपकी पत्नी है वैसी ही दूसरे नंबर वाली संतान होगी क्या? लॉजिक है। सप्तम भाव ने पत्नी दी, तो इसका मतलब तो ये होगा जो दूसरी संतान आएगी वो अपनी पत्नी की तरह होगी, और लड़की के विषय में उसके पति की तरह होगी। पर ऐसा नहीं है। कहां पर अंतर फंसता है? जब भी हम संतान के सुख को देखेंगे तो हम पंचम भाव को डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो पहली संतान हो, चाहे दूसरी हो, चाहे वो तीसरी हो। फिर दूसरी से हम क्या देख रहे हैं? दूसरी संतान में सप्तम से हम क्या देख रहे हैं? हम केवल उसकी लॉन्जेविटी को देख रहे हैं कि क्या वो सरवाइव कर पाएगी। कोई सप्तम में कुछ ऐसा अनिष्ट कारक ग्रहों का हिसाब किताब तो नहीं है कि दूसरी भी नष्ट हो जाए। फिर तीसरी नवम भाव से आएगी। ऐसे 3-3 भाव आगे बढ़ाते जाएं। चौथी चाहिए तो 11वें भाव पे पहुंच जाए। 5वीं संतान चाहिए तो आप फिर से वापस पहले भाव पर आ जाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अभी भी नहीं मन भरा तो 3-3 भाव आगे बढ़ते चले जाएं और एक फौज लंबी चौड़ी तैयार करते चले जाएं। और ध्यान रखें आपको कोई जिहाद नहीं करनी है, तो इसलिए संतान अत्यधिक ना बढ़ाएं, उसका कोई ज्यादा लाभ विशेष होता नहीं है। 2 या 2 से 3 हो सकते हैं, पर उससे ज्यादा के चक्कर में मत पड़ना। चलो, ये मेरा खुद का सुझाव था, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष में कहा गया है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी किस्मत में हो उतना आप कर सकते हो, यानी कि जितना आपके पास सामर्थ्य हो उतना कर सकते हो। पर जो लोग ज्यादा संतानें करते हैं उनके पास सामर्थ्य नहीं होता है। देखो कुदरत का खेल,
जिनके पास सामर्थ्य नहीं वो ज्यादा संतान करते, जिनके पास सामर्थ्य है वो कम संतान करते। ये सदा से ही चला आया है, उल्टा नियम प्रकृति का। इसलिए गरीब और गरीब होता चला जाता है। जैसे नेता कहते हैं ना, सरकार ने क्या दिया, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। ये आज की सरकार का मामला नहीं है। 50 साल, 100 साल, 150, 200, 500, 1000, 2000, 3000 साल, कभी तक की भी स्टडी कर लो, ऐसा ही होता आया है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता आया है। उसके विषय में हम नहीं जाएंगे। चलो, दूसरी बात ये है, जो ये भाव ऐसे चले गए, ये तो मैंने आपको बता दिया। 3 ग्रह, चंद्रमा लड़की के विषय में, मतलब महिला के विषय में, मंगल और गुरु। चंद्रमा क्या है, तो लेडीज की जो साइकिल है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। रजो धर्म है वो चंद्रमा से चलायमान है, चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है। अब आपने सर्वप्रथम देखना ये है कि महिला में वो स्वास्थ्य प्राप्त भी है कि नहीं है। वो एक प्रकार से उचित समय को दिखाता है चंद्रमा। ये मैं बताऊंगा कि गोचर में कब चंद्रमा हो तो किस प्रकार से संतान प्राप्त करते हैं। एक चंद्रमा का गोचर संतान प्राप्ति के लिए जरूर देख सकते हैं। बाकी मैं 3 ग्रहों का बताता हूँ अक्सर, पर इसमें चंद्रमा बड़ा रोल निभाएगा। जिनमें महिलाओं का चंद्रमा पीड़ित मिलेगा, चाहे राहु के साथ, चाहे केतु के साथ, चाहे शनि के साथ, या किसी भी कारण से पाप कर्त्री में फंस जाए, नीच का हो जाए, तो समझना पहले बात तो इस चीज से पीड़ा काफी महसूस होती है उन्हें, या काफी बार उन्हें इस तरह की तकलीफों से जूझना पड़ता है। दूसरी बात, गलत समय पर बच्चा होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। गलत समय का मेरा मतलब है ऐसे काल में बच्चा पैदा हो जाए जिस समय ग्रहों की स्थिति उचित ना हो या अच्छी ना हो, तो उसका फिर दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर भी आता है। ऐसा नहीं कि जिनका राहु के साथ चंद्रमा है या केतु के साथ चंद्रमा है, शनि के साथ, उनको संतान नहीं होती, संतान होती है। तो मैं बताऊंगा संतान का मेन रीजन क्या है, पर उन्हें इन चीजों से जूझना पड़ता है और उनके संतान से लेकर के भी कई तरह की प्रॉब्लम, चैलेंजेस आ सकते हैं। दूसरी बात है मंगल। मंगल महिला में एग फॉर्मेशन को दिखाते हैं। अंडाणुओं को बनाने की प्रक्रिया मंगल के द्वारा होती है। अगर मंगल पीड़ित होगा, जैसे मंगल के साथ राहु है, केतु है, मंगल के साथ शनि है, मंगल पाप पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, नीच राशि में है, पाप दोष में है, पाप कर्तरी में है, तो अंडे बार बार ब्रेक हो सकते हैं, जिससे कि महिला को कंसीव करने में बड़ी दिक्कत आती है। तीसरा है गुरु। गुरु का के आशीर्वाद से ही संतान पैदा होती है। अब यहाँ समझने वाली बात है, मान लीजिए आप एक ऐसी कुंडली देख रहे हैं पर जिसमें महिला का चंद्रमा भी पीड़ित है और मंगल भी पीड़ित है। अब लास्ट होप जो है वो गुरु से है। अगर गुरु उत्तम है तो वो उस दोष को भी खत्म कर देगा और संतान देगा, और अच्छी संतान देगा। तो यानी कि सर्वाधिक बल किसका महत्व रखता है? गुरु का बलाबल अत्यधिक महत्व रखता है संतान के मामले में। ये पुरुष का था, सॉरी स्त्री का था। अब आते हैं हम पुरुष के केस पर। पुरुष की कुंडली में 3 ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सर्वप्रथम शुक्र, दूसरे नंबर पर सूर्य, और तीसरे नंबर पर गुरु। इसका मतलब गुरु कॉमन है। बिना गुरु के आशीर्वाद से उत्तम कोटि की संतान प्राप्त नहीं होती। तो गुरु का अध्ययन करना बहुत जरूरी है।
वही वाली बात, गुरु के साथ राहु तो नहीं है, केतु तो नहीं है, पाप ग्रह तो नहीं है, नीच का नहीं है, कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं है, छठे और आठवें में तो विराजमान नहीं है, ये सब देखना चाहिए। अब हम पुरुष की जब बात करते हैं तो सर्वाधिक महत्व तो शुक्र को दिया जाता है, क्योंकि शुक्र, पुरुष की शुक्र धातु को भी रिप्रेजेंट करती है, उसी में क्षमता है, वही बीज है संतानोत्पत्ति के लिए। अगर शुक्र के बलाबल में कमी है तो बड़ी समस्या हो जाती है। बिना मेडिकल या बिना डॉक्टर की हेल्प के संतान नहीं हो पाती है, कुछ दवाओं का प्रयोग करके ही या शुक्र को ठीक करके ही संतानोत्पत्ति होती है। दूसरे नंबर पर सूर्य। सूर्य उस बच्चे में चेतना पैदा करने वाली शक्ति है, जिसे आप आत्मा भी कह सकते हैं। सूर्य अगर पाप प्रभाव में होगा तो गर्भाधान के समय वो आत्माएं प्रवेश कर सकती है, आत्माएं तो नहीं, वो आत्मा प्रवेश कर सकती है जो उत्तम नहीं कही जा सकती, जिसके कर्म उत्तम नहीं है, उदंडी, अवज्ञाकारी, कृतघ्न तरह की संतानें उत्पन्न होती हैं। अगर सूर्य नीच का है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, पाप कर्तरी में है, अब इसको क्या मायने माने, तो हम इसको गुरु के द्वारा देखेंगे। क्या गुरु इन सब दोषों को दूर कर रहा है? सोच करो कि गुरु उन दोषों को दूर नहीं कर रहा, तो क्या होगा? संतान को आपसे दूर जाके रहना पड़ेगा। पास रहेगी तो आपको तंग करेगी, दूर जाएगी तो आपको वेदना होगी, विरह की वेदना होगी। तो इसमें दो चांस है, या तो संतान उत्तम है, उत्तम है तो वो आपके पास नहीं रहेगी, आपसे दूर जाएगी, और उत्तम नहीं है तो आप ही के पास रहेगी, आप ही का खून पिएगी। तो पुरुष में ये हो गया। अब मुद्दा होता है कि क्या हमारी वंश परंपरा एक स्ट्रॉन्ग वंश परंपरा रहेगी? वंश परंपरा जैसे हम कहते हैं, अरे भाई हम तो फलाने खानदान से बिलोंग करते हैं, हमारे तो परदादा ये थे, हमारे फलाने चाचा के चाचा वहां पे रहते हैं, वो लखनऊ में है, वो बिहार में है, वो पटना में है, वो पाकिस्तान में है, वो फलाने। एक पूरी परंपरा और उस परंपरा पर फक्र करना, ये कार्य केतु का है। केतु आपके बच्चों को जीवित रखने का कार्य करता है। केतु आपके बच्चों को जीवित रखने का कार्य करता है। इसलिए गोचर में संतानोत्पत्ति के समय केतु का देखना भी अति आवश्यक है। अन्यथा संतान होने के बाद, यानी बच्चा होने के बाद बच्चे की डेथ कर जाना, ये केतु का कोप है, यानी केतु आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए उन्होंने संतान को नहीं बचाया। इसमें बलारिष्ट योग बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों की कुंडलियों में बलारिष्ट योग होता है, उनकी फर्स्ट 3 ईयर के अंदर अंदर डेथ होने का खतरा बना रहता है। तो हमने उन भावों को समझा, उन ग्रहों को समझा जिनका संबंध हमारे संतान से। कौन सा ऐसा दोष है जो सर्वाधिक आने वाली पीढ़ी को पीड़ा पहुंचाता है? वो है पितृदोष। पितृदोष आने वाली पीढ़ियों को धन तो दे सकता है, पर या तो तन से दुखी रखेगा या मन से दुखी रखेगा। मानसिक रोग, घर में हार्मोनी का ना हो पाना, आपस में वैचारिक मतभेद रहना, सब कुछ होते हुए भी जीवन में खालीपन महसूस होना, बार बार डिप्रेशन होना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। अतः ध्यान रखें, अपने बड़े बुजुर्गों को कभी भी अवॉइड ना करें। बड़े बुजुर्ग आपके बरगद के पेड़ की तरह है। बरगद का पेड़
इतना विशालकाय होता है कि उस एक पेड़ पर हजार हजार पक्षी रह सकते हैं और वो कईयों को एक साथ छाया देने में सक्षम होता है। ये कब पितृदोष लगता है? ग्रह तो एक बहाना है, ग्रह तो एक माध्यम है जो आपको आपकी कुंडलियों के माध्यम से हम कहते हैं कि भाई देखो, ये जो है आपकी कुंडली में पितृदोष आ गया है और इसका मतलब ये है। तो मतलब से पहले आप ये समझ लें, जब आपके कोई बुजुर्ग व्यक्तियों को आप सही तरह से सेवा नहीं करते हैं, उनके आशीर्वाद नहीं प्राप्त करते हैं, तो जब वो अपनी आत्मा से ये कराते हैं कि देखो हमने अपनी संतान के लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, पर हमारी ने संतान एक नंबर की निकम्मी निकली। चाहे बेशक वो ये नहीं कह रहे भगवान ये यूं हो जाए यूं हो जाए, बेशक वो ये बात नहीं कह रहे, पर उनके मन में टीस है, उनके मन में पीड़ा है कि हमारी संतान हमारे लिए सेवा नहीं करती है। बस यहीं से पितृदोष आरंभ हो जाता है। और पितृदोष ऐसा दोष माना जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। या तो कोई एक व्यक्ति सूझबूझ वाला व्यक्ति, कोई धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, कोई भक्ति करने वाला वह बच्चा गलती से खानदान में पैदा हो जाए और वो उस पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर ले, अपने पूरे खानदान को उस पितृदोष से मुक्ति दिलवा दे, तो खानदान उस पितृदोष से मुक्त हो जाता है। तो वो आगे की परंपरा रुक जाती है। अगर कोई उस परंपरा को नहीं रोकता, यानी उस पितृदोष का कोई उपाय नहीं करता, तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनली बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर बच्चों में क्रोध बहुत ज्यादा है, चाहे लड़की है तो अपने ससुराल में उसकी नहीं बन रही है, लड़का है तो उसकी अपनी पत्नी से नहीं बन रही है या अपने बच्चों से नहीं बन रही है, ये सब पितृदोष की वजह से आई हुई संतानें हैं। इनके लक्षण मैंने आपको बता दिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने ऐसी परंपरा कर दी कि भाई सर्वप्रथम आप अपने कुल ब्राह्मण के पास जाएं, जो आपके कुल पुरोहित है उनके पास जाएं, उनसे आशीर्वाद ले। यदि उन्हें ज्योतिष का ज्ञान है तो उनसे पूछें कौन से पाप ग्रहों का निवारण करवाना चाहिए, कौन सा हवन, कौन सा यज्ञ करवाना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप होना चाहिए उत्तम कोटि से, क्या दान क्या पुण्य होना चाहिए, और फिर उसके बाद संतान के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और पितृ दोष है तो पितृ दोष के लिए पितृ तर्पण पिंड दान सविधि करवाना चाहिए और पितरों की शांति के लिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। ऐसा करके जब संतान प्राप्ति के मार्ग पर आप आगे बढ़ते हो और गुरु के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके आप संतान उत्पत्ति के लिए जाते हो, तो उत्तम कोटि की संतान प्राप्त होती है। उत्तम कोटि का क्या मतलब है? नंबर 1, माँ बाप को हमें नहीं पता। माँ बाप सोचते हैं जो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई में तेज है, वो उत्तम संतान है। तो ये हमारा पैरामीटर ही गलत है। हमने सोसाइटी में पैरामीटर ही गलत बना दिया। परंतु शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा है कि उत्तम संतान वो है जो सच चरित्र है, जो चरित्रवान संतान है। नंबर 2, आज्ञाकारी है। देखो अभी तक शिक्षा की बात ही नहीं आई, चरित्र की बात आ रही है, आज्ञाकारी की होने की बात आ रही है। तीसरी, हितकारी हो, हर किसी के लिए हितकारी हो। ये नहीं कि किसी के घर में घुस के गोली मारी आया, किसी के कुछ कर आया, कुछ गड़बड़ कर आया, किसी की बहन बेटी के साथ जो है छेड़छाड़ कर आया, ऐसी संतानें नहीं। तो हितकारी होनी चाहिए, सोसाइटी के लिए हितकारी होनी चाहिए। फिर होना चाहिए क्या? गुरु का सम्मान करने वाली, गुरुजनों का सम्मान करने वाली। अभी भी देखो शिक्षा की बात नहीं आई है। गुरुजनों का, साधु का, संतों का सम्मान करने वाली, उत्तम कोटि के विद्वानों का सम्मान करने वाली संतान
होनी चाहिए। अब आता है शिक्षा और दीक्षा में भी निपुण होनी चाहिए। देखो शिक्षा के साथ दीक्षा लगाई गई है, शिक्षा एवं दीक्षा में भी निपुण होनी चाहिए, मतलब शिक्षा भी प्राप्त करे और दीक्षा भी प्राप्त करे, यह अत्यंत आवश्यक है। ऐसी संतान को उत्तम कोटि की संतान। और हमने आज के टाइम में क्या है, पैरामीटर्स ही चेंज कर दिए। जो बच्चा पढ़ रहा है वो बढ़िया है, वो तब्बू बना दिया घर के अंदर बिठा करके, वो बेचारा बाहर बात नहीं कर सकता, वो कुछ हो नहीं सकता, उसके पढ़ाई का बोझ बना दिया, पढ़ाई 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 पढ़ाई। अब उसको बाहर की बातें नहीं समझ में आ रहा, कल को उसको विपरीत परिस्थितियां मिल गई तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, उसको सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाए। उसके लिए हम कभी उसको ट्रेनिंग नहीं देते, क्योंकि हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा कंफर्ट देना चाहते हैं, और कंफर्ट्स में रहने वाले बच्चे का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो संसार के सामने जाते हैं तो उन्हें बड़े तकलीफें आती हैं, बड़े परेशानियां आती हैं, और कल को कोई घटना की दुर्घटना आ जाए तो फिर बच्चे रोते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मेहनत की नहीं होती। ये भी एक समस्या है। तो ये आज का ये टॉपिक मैंने आपको लिया, इसमें से किसी का कोई प्रश्न हो संतान संबंधी तो बताएं। सर सचिन बात कर रहा हूँ। सर एक प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा दूसरी संतान तीसरी संतान को 5वें 7वें 9वें से देखेंगे, तो जो लोग बीच में अबॉर्शन करा देते हैं कुछ है तो उनको काउंट किया जाएगा? बिल्कुल काउंट किया जाएगा, जी, बिल्कुल काउंट किया जाएगा। ठीक। पर मुद्दा यह है कि अवर्षण जब तक नहीं होगा, जब तक कोई पाप ग्रह की दृष्टि या पाप प्रभाव नहीं होगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक। कई बार क्या होता है कि लड़का लड़की ये सोच लेते हैं भाई संतान जल्दी हो गई है तो अब दूसरे वाले को गिरा दे या तीसरे वाले को गिरा दे, पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उनके पास जीवन में आता है जो उनको समझाता है भाई ये मत करो, ये उल्टा सीधा काम मत करो, और उनको समझ में आ जाती है। तो इसका मतलब उस भाव पर कोई शुभ ग्रह का प्रभाव है, यानी दूसरे की है तो 7th पे शुभ दृष्टि है। हाँ, तो कोई ना कोई ऐसा शुभ ग्रह का प्रभाव है जिससे उसको अवॉइड नहीं होने दे रहा। अगर पाप ग्रह बैठे तो अवर्षण के चांस बढ़ जाते हैं, बैठे या देख रहे हैं या कुछ भी किसी भी एंगल से कुल मिला करके, तो इस तरह से हाँ काउंट की जाएगी डेफिनेटली। और कोई क्वेश्चन? गुरुजी एक तो होता है कि माँ बाप डिसाइड करते हैं अबॉर्ट करना या नहीं करना, और एक बार होता है कि कई माताएं ऐसी होती हैं कि उनके कई पुत्र या पुत्री स्वतः रूप से मतलब उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम के चलते अबॉर्टेड हो जाते हैं, मतलब 2-2, 4-4, 5-5, 6-6। ये जब होता है जब उस स्त्री का मंगल ग्रह की स्थिति खराब होती है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 केतु की स्थिति खराब होती है। दो ग्रह की स्थिति खराब है, मंगल ग्रह की और केतु ग्रह की, तो उन इस महिलाओं के साथ ऐसी समस्या बन जाती है जैसे गर्भ में ही बच्चे का मर जाना, या ऐसी स्थिति पैदा हो जाना कि डॉक्टर का भी अबॉर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो जहर फैल जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा या वो हो जाएगा ना, तो जहर फैल जाएगा, तो वो चीज जो है करनी पड़ जाती है। वो उन ग्रहों का दुष्प्रभाव है विनय जी, अपने आप कुछ नहीं होता। जिस भी महिला के पुरुष के ग्रह उत्तम कोटि के, ध्यान रखना, नेचुरल संतान मिलती है। नेचुरल, नेचुरल का मतलब नेचुरल प्रकृति से, किसी टूल टाल के कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये अवर्षण जो हो रहे हैं ये बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक हैं, और ये सिजेरियन बच्चे बहुत खतरनाक हैं। इनसे इनकी जो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। सिजेरियन बच्चे इम्यूनिटी से ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड होते हैं। जो संघर्ष करके संसार में आएगा ना, इस संसार में आने के लिए भी तो लास्ट संघर्ष करना पड़ेगा ना, जो संघर्ष करके आएगा वो सरवाइव भी ज्यादा करेगा, ये ध्यान रखना। और जिसने संघर्ष नहीं किया वो सर्वाइवल उसका बड़ा मुश्किल है। पैम्परिंग बॉय बच्चे टाइप का, फिर 20-20, 22 साल की उम्र तक भी रोते रहते हैं, है ना। तो सिजेरियन को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर के हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो,
कहते डॉक्टर साहब साइड में ले जाओ, कहते 10-20 हजार रुपये वैसे ले ले, और ये सिजेरियन के चक्कर में मत कर, मैं तेरे को वैसे ही गिफ्ट दे दूंगा। है, कोशिश कर भाई, तुझे पैसा ही तो चाहिए और क्या चाहिए। ये पकड़ ले, साइड में हट, अगर नहीं हो रहा वो मैक्सिमम प्रयास करेगा कि नेचुरल हो जाए। और अगर डॉक्टर चाहे तो बहुत कुछ चीजों में बदलाव ला सकता है, मेरा ऐसा मानना है। सही से। मेरा ऐसा मानना है, मैं मेरी बात बताऊं, हमारे जब फर्स्ट बेबी होने वाले थे तो ड्यूरिंग द ये अपने उस दौरान, गर्भावस्था के दौरान, एक प्राइवेट डॉक्टरनी थी, उसका हॉस्पिटल था, उसके पास गए। उसने कहा जी आपकी वाइफ तो बहुत कमजोर सी लगती है, इसको तो खून खान भी चढ़ाना पड़ेगा, ये भी होगा वो भी होगा, और 100% ये तो सिजेरियन होगा बच्चा। तो नहीं इतनी समझती, हमने कहा भाई अब जो होगा सो होगा, ज्यादा क्या करे। पर मेरा ज्योतिष विद्या मेरे को हमेशा साथ देती है। तो हमारे उसी सरकारी हॉस्पिटल की जो मेन हेड डॉक्टरनी थी, जी। वो मेरी क्लाइंट थी। हाँ, अचानक से उसका फोन आता है इसी दौरान, कहती मुझे कुंडली दिखाने आना है सुनील। मैंने कहा मैडम आ जाओ। वो घर आई, मैं कुंडली कांडली देखी, तो उसने कहा भाई सुनील बेटा तू जो है, बुजुर्ग थी, बेटा तू जो है कोई काम हो मुझे बता देना हॉस्पिटल में किसी का। मेरी माँ वहां पे खड़ी थी, मेरी माँ बोली जी ऐसे ऐसे बात है, हमारे तो खुद ही जो है ऐसा ऐसा है। तो उसने कहा भी सुनील ये जिम्मेदारी मुझ पे दे दे, वाह! और इसको मैं अपने आप, तो फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे बताया। तो बोली माँ बेवकूफ है या बेवकूफ बना रही है, दो में से एक बात है। बच्चा 100% नेचुरल होगा, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे बस फोन कर दे, और सरकारी हॉस्पिटल में ही लेके आना, कहीं मत लेके जाना। किसी दवा की फालतू फंड की जरूरत नहीं है, एक बूंद भी खून चढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, उसमें देखते ही बता। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब उसको फोन किया गया सुबह सुबह, बच्चा 5:15 5:30 बजे के करीब हुआ था, जी। उसको फोन किया, वो बेचारी उठ करके अपने सुबह सुबह गई है, सिर्फ मेरी शर्म और एक मेरे उसकी वजह से, और उसने बड़ी मदद की और बिल्कुल नेचुरल थी। तो हम आज भी हंसते हैं बड़े वाले को कि 625 रुपए में लेके आए थे, मात्र 625 में। खर्चा टोटल इतना ही था, तो जिसमें से 200-300 रुपए बांटे थे वहां पे, बाकी सब कोई हमारा खर्चा नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं कि उस समय सिजेरियन सिजेरियन हमारे वहां पे भी बहुत होते थे उस समय, पर सिजेरियन के हमारे यहाँ 10 से 15 हजार रुपये खर्चा आता था, तो हमारे टाउन में लेते थे। जी सर। हम तो तैयार थे मेंटली, भगवान ने कृपा कर रखी है, पैसे पूछोगे तो मगर चलो कोई बात नहीं। पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक डॉक्टर उसको कह रहा है सिजेरियन, दूसरा डॉक्टर कह रहा है नेचुरल, और पहले ही कह रहा है, 3 महीने पहले ही कह रहा है कि ये नेचुरल होगा, 100% मेरी जिम्मेवारी है, कुछ नहीं होने का। ना तो के बिल्कुल, ये उसने चेक चुक किया और चेक करके सारा बता दिया, और वैसा ही हुआ, एंड सेकंड टाइम भी वैसा ही हुआ। दोनों वाह! बच्चे सरकारी के। हमें कईयों ने डराया कि यार तुम सरकारी में तो कौन जाता है यार, तुम अपनी रेपुटेशन तो देखो। तो हमारे पिताजी कहते यार कुछ नहीं, वो सुनील की ही कोई डॉक्टर नहीं है भाई, अब मैं क्या करूं, सुनील नहीं कह रखा, मेरी कोई वो नहीं। ये लोग ये ना समझे कि कंजूसी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि समाज में ये होता है कि कंजूस है, बहू को मारेंगे तो ले जा करके है सरकार में, सरकारी के नाम पे। ऐसा नहीं। वो सिर्फ ग्रहों का एक आशीर्वाद मैं कहूंगा, परमेश्वर की कृपा मैं कहूंगा। और आज मुझे समझ में आता है कि वो ग्रहों का क्या योग था जिससे नेचुरल बेबी प्राप्त हुआ। कि जिसके पास हम दिखाते थे, जिससे हम इलाज ले रहे थे, अचानक से कोई दूसरा आता है आफ्टर द 6th मंथ, और फिर वही चीज हो जाती है। अगर वो वैसे ही चलता रहता तो हम तो मूड बना के बैठे थे भाई जैसा होगा सो होगा, क्या कर जी, सकते। जी। जो डॉक्टर करेगा सो करेगा, और इंसान क्या कर सकता है, क्या सोच क्या सकता है। तो पर ये सब कुछ ग्रहों के हाथ में है। और एक अनुभव की और बात बताता हूँ आप सभी के लिए। विवाह के तुरंत बाद मैं साधना में लगा, और उस साधना का प्रभाव उच्च कोटि का मुझे मिला।
एक्चुअली में मैं अपने गुरुजी की पुस्तक अक्सर पढ़ता था, तो हमारे गुरुजी अक्सर कहते थे कि जिसका सूर्य उत्तम नहीं, उसका जीवन पशु समान। अच्छा। तो मैं जब ये सोचता था, मेरे को लगता था कि मेरे बच्चों का सूर्य जो है बढ़िया होना चाहिए। इतना ज्योतिष नहीं आता था मुझे उस समय, पर मैं पुस्तकें पूरी पढ़ता था, मतलब अपना जोर पूरा लगाता था, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। ठीक है सर। तो मैं कुछ पुस्तकें पढ़ी तो सब में देखा कि सूर्य जो है प्रथम भाव में सबने रिजल्ट अच्छा दे रखा था। जी। प्रथम भाव का सूर्य तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा एकदम, है ना। आज तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट पता है। जी। अच्छा, होता क्या था, वो नंबर एक का मतलब है, नंबर एक समझता था, वो नंबर एक का मतलब सूर्य उच्च कर लेते थे। जब कंफ्यूजन देखो, मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मेरे बच्चों का जो सूर्य पहले भाव में होना चाहिए। अच्छा। और आप हैरान होंगे, मेरे दोनों बच्चों का सूर्य पहले भाव में है। वाह। और ये मतलब जिसके अंदर मैनिफेस्ट करना, मतलब ये चीजें मानी गई थी, मतलब चाहे उसमें मंत्र भी शामिल था, उपवास भी शामिल था, उसमें जेमस्टोन भी शामिल था। मतलब मैंने पहले उस सीन को मैं आज भी याद करता हूँ कि रेमेडीज जब दिल से की जाती हैं, श्रद्धा से की जाती है, तो ये काम करती है। आहा। और ये काम की, जो मेरा अपना अनुभव है। और जहां श्रद्धा नहीं दिखाई वहां फेल भी हुई। किसी भी, चाहे साधना हो, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे यंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रतन हो, जिस भी रतन को दिल से धारण किया उसने फायदा दिया, जिसको नहीं किया उसने नहीं किया। सीधी बात है। श्रद्धा का तो इतना बड़ा हमें रोल है। श्रद्धा से ऊपर कुछ नहीं, अपनी श्रद्धा के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, बस समझ लो। जी। तो आप लोगों को भी संतान प्राप्ति को एक यज्ञ के समान समझना चाहिए। जैसे हम हवन की यज्ञ की तैयारी करते हैं, पूरी पहले प्रिपरेशन करते हैं, सामान पहले लेके आओ, ब्राह्मण का समय क्या होगा, फिर यज्ञ कैसे होगा, कुंड कैसे बनेगा, मिट्टी कैसे आएगी, सजाया जाता है, सफाई की जाती है, शुद्धि की जाती है, फिर अग्निदेव का आह्वान किया जाता है, नवग्रहों का आह्वान किया जाता है, समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, और फिर यज्ञ की अग्नि से उसमें अग्नि देवता मान के हविष्य प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से हमें संतान के लिए तैयारियां करनी चाहिए। बिना तैयारियों के संतानोत्पत्ति उत्तम नहीं। हमारे हरियाणा में है ना, बड़ा टेढ़ा काम है। तो हमारे एक मास्टर जी होते थे, कोई बच्चा बहुत ज्यादा जो कुबद करता था या बड़ी शरारतें करता था और मानता नहीं था ना, तो उसको एक वो कहते थे ये बेमौसम की औलाद है। तो अच्छा, उस समय हमें समझ में नहीं आता था, नहीं मैं सच बताऊं, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं। ये हम बेमौसम के फल सब्जी तो समझते थे, पर बेमौसम की औलाद क्या होती है। तो हमारे क्या थे, वो टीचर बेचारे लंबे समय तक चले। जब हम 10th क्लास में पहुंच गए, तो हमने एक दिन कई बच्चों ने मिलके पूछा कि ये उनका पेट डायलॉग, हमारे हर टीचर का एक स्पेसिफिक पेट डायलॉग था। तो इसने पूछा कि सर ये आज अब तो बता दो, अब हम कॉलेज में चले जाएंगे वेलफेयर के टाइम पे, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, जो वो औलाद जो बिना मन के और बिना प्लानिंग के जो पैदा की जाती है उसे बेमौसम की संतान कहते हैं, औलाद कहते हैं। तुम आगे जाओगे, बड़े होगे जब, तुम और भी इसका गहरा मतलब समझोगे। तो अब वो समझ में आता है कि वो उसका मीनिंग क्या है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम उत्तम कोटि की किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमें ये चीजें समझ में जी आती सर। है। और कोई क्वेश्चन? गुरुजी, श्रद्धा में इतनी ताकत है कि मतलब वो
यज्ञ, पूजा, श्रद्धा, साधना कि वो सूर्य लगन में आ ही गया दोनों बच्चों में। हाँ, जबकि वो मेरा मिसकंसेप्शन सर है। वो उच्च के सूर्य को कहते थे नंबर 1, मतलब वो पहली मेष राशि। नंबर 1 मुझे लगता था ये खाना नंबर जी। 1 मुझे हाउस नंबर फर्स्ट, क्योंकि वो मैंने तो कहा है आप लोगों को, मैंने तो बड़ा संघर्ष से, मेरे को तो कई कई चीजें जी, 3-3 साल तक नहीं समझ में आती थी। जी सर। और जब लोग कहते हैं हमें तो अभी इसी समय समझ में आना चाहिए, तो मैं कहता हूँ यार तुम तो बड़े एडवांस हो हमें तो 6 महीने से पहले कोई समझ जी, में नहीं आया। जबकि हमारे टीचर करते थे, कहते थे यू आर सो एक्सीलेंट है सुनील, यू आर हाँ, मैरिड केस। तो हमारे ऊपर प्रिंसिपल आके बात करता था और बार बार कहता था यू आर जी, मैरिड केस। देखो तुमने है ना, मतलब रिकॉर्ड तोड़ना है बेटा, तुम स्कूल की शान हो। है, तो जब हम पढ़ते थे ज्योतिष में, हम उन्हें वो सारी बातें याद आती थी। अरे यार इतने दिमाग वाले हो करके ये ज्योतिष क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इतनी देर लगती थी। तो सचमुच हम इंटेलिजेंट को तो फिर भी बहुत देर लगी। तो इसका दिमाग से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ इसका जी। दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। दिमाग तो मेरा बार बार फेल हुआ, सच कहूं तो दिमाग तो बार बार फेल हुआ है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल ओहो! पास कर गए, एंट्रेंस एग्जाम पास कर गए हम, इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग को पास कर जी, गए हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स निकाल के पास कर गए, केमिस्ट्री से भी पीछा छुड़ा लिया, थर्मोडायनेमिक्स से भी पीछा छुड़ा लिया, परंतु मैंने कहा ज्योतिष यार कमाल ही हो गया। इतनी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी इतना बड़ा बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि बस पूछो मत। अच्छा उस समय इतनी जी, सुविधाएं नहीं थी, ऐसे इंस्टीट्यूट जी नहीं सर। थे, और फलित समझाने वाले बिल्कुल नहीं थे। जिनको थोड़ा बहुत ओह! फलित आता था वो किसी को समझाता भी नहीं था, बताता नहीं था बिल्कुल भी, ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ अच्छा। बिल्कुल, और उन्हें भी थोड़ा बहुत आता था पट्टो, फिर भी नहीं समझाते थे हाँ सोइक ये बताइए। क्या सर था? एक हाँ स्वाति बोलिए। सर अगर जैसे हम फर्स्ट चाइल्ड फिफ्थ हाउस से देखते हैं और सेकंड सेवन से देखते हैं और इन बिटवीन अगर बाय एनी मैटर ऑफ चांस किसी का अबॉर्शन हुआ या कुछ हुआ या फिर टाइम प्लेस कंडीशन चेंज हो गई कि इतना जल्दी नहीं करना था तो हम स्वाति फिर स्वाति जी, अभी सेम क्वेश्चन सचिन ने पूछा है। नहीं नहीं वो सर मेरे को ध्यान है आपने जवाब क्या दिया तो हम उतना ही सेकेंड बेबी और थर्ड बेबी में जैसे आपने दो दो घर का बताना है उतना आगे चल के देखेंगे वैसे वैसे दो दो बस करके नहीं मैडम, तीन तीन। आपने तीन तीन का आपने फिफ्थ बोला फिर सेवेंथ बोला फिर नाइन्थ बोला हाँ तो दो घर आगे नहीं फिर होता, 11th। पहला फिफ्थ, दूसरा सिक्स, सेवन तीसरा। ठीक है सर नहीं मैं बस डिट्टो करना चाह रही थी सर समझ गई थी सुना भी हाँ था ध्यान से हाँ सोइक बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। बोल रहे हैं गुरुजी कि कभी कभी ऐसा होता है कि संतान का पैदा होने के बाद माँ का गुजर जाना, ये माँ का कहाँ से, गुजर जाना, ठीक है। तो ये कहाँ से होता है? देखिए माँ का गुजर जाना यानी कि सीधा सिंपल है कि माँ के सुख में कमी हो गई है। यानी गुजरने का मतलब सीधा है कि माँ का सुख उसे नहीं प्राप्त होगा उस बच्चे को, जी, उसका मातृभाव बच्चे का बहुत कमजोर मिलेगा। पर ये गलती मत खा जाना कि चंद्रमा को नीच के देख करके आप बोल देना, ये गलती मत खा जाना। चौथा भाव, गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बड़ा रोल निभाता है। चौथा भाव बहुत बड़ा रोल निभाता है। जी। तो कुछ गुरुजी माँ की चार्ट से और कैसे डी पता ट्वेल्व चले? चार्ट, डी ट्वेल्व चार्ट बच्चे का जरूर देखना। डी ट्वेल्व चार्ट में जाकर के पता चलेगा रियलिटी। तो गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी क्या है कि बच्चे होते ही माँ गुजर जाती है, मैं तो वही माँ का का उसी एक का जवाब दे रहा हूँ सुविक। तो बच्चा नहीं होने से कैसे D12 चार्ट देखेंगे गुरुजी? नहीं नहीं नहीं, बच्चा आ गया है, माँ गुजर गई है, हाँ बच्चे की कुंडली आपने बनाई, हाँ, आप मैंने देखा सीधा है कि जाओ थोड़ा डी थोड़ा ट्वेल्व देखते चार्ट हैं। पे। मैंने ये कहा है D1 में अगर आपने देखा चंद्रमा नीच का है, पाप ग्रह में है, तो इसे देख के मत बोल देना कि माँ का सुख नहीं है। नहीं ऐसा मिलेगा, माँ मिलेगी उनको, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बात नहीं। चौथे भाव में पाप ग्रह पड़ गया तो भी पाप की प्राप्ति हो जाती है।
तो मैंने कहा इसका राइट आंसर आपको मिलेगा D12 चार्ट। D12 चार्ट का 4th हाउस और चंद्रमा जहां पर भी बैठा होगा उससे चौथा भाव देगा। चंद्रमा से चौथा। तो गुरुजी ये नॉर्मल के लिए भी देखेंगे, जैसे कई लोग का बोलते हैं ना कि होने के बाद माँ को बीमारी, ऑपरेशन कराएगा, या ये सब चीज भी इसी चीज से देखेंगे? सब चीज। ओके, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी तो क्या माता पिता का D7 भी यूज कर सकते हैं? कैसी संतान होगी वो देखने के लिए? हाँ बिल्कुल, आप खुद कैसी संतान हैं? हम खुद आपने कैसी कहा संतान माता हैं? पिता का D7, तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी 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 सर और हम अपना D7 देख लें तो पता चलेगा कि हमारी संतान हमारी का क्या संतान कैसी है प्रेजेंट में, उनका और हम एजुकेशन, उनका हेल्थ, उनका माइंड, उनका ब्रेन, उनकी जीवन का लाइफ का सक्सेस, कैरियर, मैरिड लाइफ, ऑल थिंग्स कवर्ड इन द। हम अपनी सर, संतान की कुंडली का D7 देख लें, अगर अपनी संतान की कुंडली का D7 देख लें तो पता चल जाएगा कि उसकी संतान कैसी होगी। हाँ बिल्कुल। सर, माता की कुंडली से जाना जा सकता है कि जिन माता को संतान होने वाली है उनकी कुंडली से या बच्चा होने में होते समय उनके ऊपर कोई कष्ट आने वाला, क्या हम जान सकते हैं क्या उससे? हाँ बिल्कुल जान सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये प्रसूति जो यानी कि जो डिलीवरी के समय कष्ट रहेगा या नहीं रहेगा वो जाना जा सकता है बड़ा इजीली 2-3 माध्यम है। पहला तो दशा, दूसरा है गोचर, और उसमें चंद्र और मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में है, जिस दिन मतलब बच्चे की डिलीवरी होनी है उस दिन अगर चंद्रमा पाप प्रभाव में है तो उस महिला को मानसिक कष्ट बहुत होगा, शारीरिक तो होगा ही होगा। अगर मंगल खराब है, मंगल गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऑपरेशन करवाएगा या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा करवाएगा, जिसकी वजह से उसको रक्त चढ़ाना भी, एक्स्ट्रा रक्त चढ़ाना भी जरूरत आवश्यकता पड़ सकती है। प्लस उसको काफी दिनों तक रेस्ट करना पड़ सकता है, काफी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा उसकी दशाएं, अगर दशाएं शुभ है तो उसके प्रभाव को थोड़ा ठीक नॉर्मलाइज कर देती है। फिर भी आप ये देखना जो दशा है ना उसके प्रभाव को ज्यादा मानना, गोचर का प्रभाव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, पर जो है आपको वो प्रभाव यानी कि जो दशा है उस समय प्रत्यंतर दशा और अंतर दशा ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंतर दशा और प्रत्यंतर, महादशा नहीं, महादशा को उस समय काउंट मत करना, अंतरा और प्रत्यंतर इनको द्वारा आप देखना, आपको पता लग जाएगा। जैसे कि भैया कहते ना भाई 5-7 दिन में कभी भी हो सकता है, तो एक अंदाजा होता है भाई 5-7 दिन में कभी भी हो सकता है। तो उस समय मंगल का गोचर देख लें भाई क्या हालात में चल रहा है, क्या हालात में नहीं चल रहा है। अगर हालात में खराब चल रहा है तो तुरंत दान पुण्य शुरू करवा दे मंगल का। चंद्रमा की स्थिति आपको लगता है कि खराब हो रही है, जैसे कभी क्या होता है कि चंद्रमा आगे अगले दिन शनि के साथ जा रहा है, 2.25 दिन वहां रहेगा, फिर उससे 2.25 दिन जो है राहु के साथ रहेगा। अरे यार ये तो फंस गए, ये तो 4-5 दिन तो निकलने मुश्किल है, यहाँ तो 1-2 दिन का ही प्रोग्राम बन रहा है। तो ऐसे में तुरंत एक स्टील का बर्तन लें, उसमें उसे चावलों से भर लें और उस पर एक स्टील की प्लेट रख दें और जितने चावल लिए उतना ही दूध और कुछ पैसे मंदिर में चढ़ा करके आ जाएं और पंडित जी से कहें जो ये मोली होती है ना, मोली का धागा, ये जो महिला है उसको बांधने के लिए दे दे बस 7 राउंड्स, रक्षा कवच बोलते हैं। जो पंडित जी लोग जो बांधते हैं लाल रंग हाँ का धागा, वही सिर्फ मोली, सिंपल मोली अक्सर मंदिरों में सबके पास होती है। जी सर। नहीं हो तो अपने आप ले जाना, कह दो जी ये दान में लो, पहले तो ये दान में कर दिया, मेरे बाद मुझे दे दो। बहुत अच्छा। और आने जाने वाले हैं तो जिसको बच्चा होना है, जिस महिला को, उसको बांध। जितना चावल उतना, और क्या बताया सर? दूध ठीक। मिल्क।
तो गुरुजी चावल और दूध ये दोनों तो चंद्रमा के द्योतक हो गए, स्टील का बर्तन क्या हुआ? स्टील का बर्तन जो होता है एक प्रकार से वो पाप दोष को समाप्त करने हेतु शनि का दोष होता है। मेरे जन्म कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग पितृदोष है, नवम भाव में गुरु राहु आपने सूर्य बताया एक था, साथ बैठे बताया हुए। था मेरे। लेकिन मेरे भाई बहन, तो मैंने क्या पाप कर्म किए होंगे, या मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता या उनके मेरे दादा ने क्या पाप कर्म किए होंगे, या मैंने क्या ये पाप कर्म किए? ये विषय विनय जी आत्म मंथन करने का है, और आप काफी अब तो ज्योतिष को समझ चुके हैं, तो उसके विषय में 1.1 लगाते जाइए और चीजों को देखते जाएंगे ठीक है सर, तो ठीक है आपको सर, उत्तर मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पर कभी भी हम लोग फैमिली डिस्कशन नहीं करते। जी गुरुजी, ठीक जी है, गुरुजी, हाँ ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? हाँ सीमा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बालारिष्ट योग हम कुंडली से कैसे देखते हैं? सिंपल, जब भी लग्नेश छठे 8वें 12वें चला जाए और बच्चे का चंद्रमा पीड़ित हो, ये मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया। वैसे इसके कई तरीके हैं, पर मैं सिंपल बता रहा हूँ जो सबसे इजी है। लग्नेश छठे 8वें 12वें चला जाए, या पाप पर ग्रहों के प्रभाव में हो और चंद्रमा साथ में पीड़ित हो, मतलब ऐसा नहीं कि लग्नेश पीड़ित है पर चंद्रमा ठीक है, तो अगर दो में से एक भी ठीक हो गया ना फिर कुछ नहीं होना। जैसे लग्नेश ठीक हो गया पर चंद्रमा जब पूरी तरह पीड़ित हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बलारिष्ट का मतलब हमेशा मृत्यु नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, पर पहले 3 साल तक हेल्थ का इश्यूज बहुत होता है। अच्छा, अब पहले क्या था कि पहले इतना मेडिकल साइंस ने तरक्की तो की नहीं थी, इतनी दवा दारू का हिसाब किताब था नहीं, लोगों के पास इतनी समझ नहीं थी, तो बच्चे बेचारे मर जाते थे, झाड़ फूक में जाते थे, ना उनको समझ होती थी ना उनको समझ में आती, बच्चे जल्दी मर जाते थे, छोटी मोटी बीमारी से ही मर जाते थे। जी पर आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है, जी, इसलिए जो है अब जो है बचने के चांस ज्यादा हो गए हैं। यस, तो ज्योतिषियों को उस संदर्भ में भी देखना चाहिए। अगर दोनों ही पॉइंट बिगड़ जाए बुरी तरीके से तो ही बात करें, तो हमें ये भी कहना चाहिए कि जैसे कि बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है बचपन में, जी सर, या बच्चों को निमोनिया बिगड़ जाता है, मतलब कुछ, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। एक बच्ची थी जिसका बलारिष्ट योग था, पर मेरे पास जो आई वो 12-13 साल की थी, जो माँ बाप लेके आए। तो मैंने देखा यार ये बलारिष्ट योग है, तो मुझे वही बात मैंने लगा, मुझे कोई, मैंने कहा कोई बचपन में कोई मिस हैपनिंग थी क्या, कोई हेल्थ के रिगार्डिंग कोई? तो उन्होंने कहा जी हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसा कोई इश्यू नहीं था, पर एक हमारे घर परिवार में ही जो है वो कढ़ाई चला रहे थे, और कढ़ाई में तेल गरम गरम था और ये बच्ची का हाथ पूरा का पूरा उस तेल में चला गया, तो उससे बच्ची की खाल सारी वो हो गई, बाद में क्राफ्टिंग ग्रुफ्टिंग करानी पड़ी बड़ी हो गई। तो वो एक बहुत बड़ी पीड़ादायक स्थिति हो गई, और वो 2.5 साल की थी उस समय। तो कहने का मतलब है कि ऐसे इंसिडेंट होते देखे गए हैं बलारिष्ट योग, जो गुरुजी, मृत्यु तुल्य कष्ट दे जाते हैं। ठीक गुरुजी है, हमने सुना भगीरथ भगीरथ जो ऋषि हुए या मुनि, भगीरथ जी जो हुए, तो उनके पूरे कुल खानदान में पितृदोष था, और भगीरथ जी ने बहुत कठिन तप करके गंगा को अवतरित किया, शिव जी जटा इसलिए में लिए। इसलिए विनय जी, अगर आपने ध्यान पूर्वक अगर सुना होता, मैंने कहा स्पेशल कि अगर उन पीढ़ियों में से कोई भक्त आ जाए यस सर, तो उस खानदान के पितृदोष को समाप्त कर देता है। कोई यस सर, भक्ति आपने भक्त आ कहा। जाए तो पितृदोष को समाप्त कर देता है, ये मैंने आपको बोला था, तो वो वही बात है। सर जैसे इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में, अगर जैसे मान लो पेरेंट्स की कुंडली में नहीं है लेकिन आपकी संतान की कुंडली में है, तो नहीं नहीं, मैं समझा नहीं, पेरेंट्स किसकी बात कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कुंडली में नहीं है, मेरे संतान की कुंडली में है, जिसमें अष्टम भाव में सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है, तो उसके लिए क्या किया जाए सर? पहली बात तो अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो आपके पति की कुंडली जरूर देखिए कि उनकी कुंडली में कहीं ऐसा तो नहीं है कि पितृदोष हो।
कहीं उनके दादा की कुंडली में, मतलब बच्चे के दादा की कुंडली में तो नहीं थी। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है, और ये किसी किसी संतान पर ज्यादा उभर जाता है, किसी में कम उभर जाता है बस। हाँ, ये मैं डिफरेंस मानता हूँ, किसी पे कम होगा, किसी पे इसका असर ज्यादा होगा। हर एक पर संतान में, जैसे मान लीजिए परिवार में 3 बच्चे हैं, तो हो सकता है पितृदोष एक पर बहुत ज्यादा आ जाए और एक पर कम आ जाए, ना के बराबर हो। तो एक बहुत तरक्की कर जाए, एक बेचारा फंस जाए पूरी तरीके से। अच्छा। फिर भी कोई भी फंसे, कोई भी निकले, हमें पूरे परिवार के नाम से पितृदोष कराना है। तो जैसे कि अगर 6 भाई हैं, बहन हैं, तो अगर एक को भी तगड़ा पितृदोष है तो सबके लिए वो। हाँ, मान लीजिए एक पीड़ित है, परंतु एक के ऊपर पीड़ा ज्यादा आई है, बस फर्क ये है कि पाप ग्रह का असर एक का ज्यादा आ गया बस। है ठीक। तो उसी व्यक्ति का कर्मा जिस पे ज्यादा आया है, जी। होता ऐसे नहीं है बिना उसके, पर कार्मिक सिचुएशन है, वो उसी के द्वारा पैदा की गई है पास्ट लाइफ में। यस सर। पर इस गुरु जी जन्म में उसको ज्यादा भुगतान करने को मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है। गुरुजी अगर बच्चे लोग का पितृदोष है तो पेरेंट्स लोग रेमेडीज कर सकते हैं ना, कि बच्चे को ही करवा। उन्हीं की जिम्मेदारी है राजेश जी, उन्हीं की जिम्मेदारी है, और कौन कराएगा? माँ बाप नहीं कराएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप अपने माँ बाप को कहे कि आप बड़े बुजुर्ग हो, आप चलो गंगा जी घुमा के लाते हैं आपको, हरिद्वार घुमा के लाते हैं। माता पिता को जरूर तीर्थ दर्शन कराएं। हाँ रत्ना जी। यही पितृदोष से रिलेटेड है जो सीमा जी ने पूछा कि बच्चों में और मतलब पेरेंट्स में ना दिख रहा हो। और ऐसा होता नहीं है रत्ना जी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, होता दूसरा नहीं है अगर बस। डिविजनल चार्ट में हो, लगन ना ना, कुंडली में ना डिविजनल हो। का कोई मतलब नहीं, D1 में ही आएगा। अच्छा, डिविजनल का नहीं मानेंगे अगर आ ना जाए ना तो? ना ना, ये नियम ही नहीं है। तब से तो मैं घबरा गई, पिछली बार आपसे पूछा था तो मैंने देखा तो मैं तो डर गई बहुत। नहीं, मैंने कब तो कहा कि आज डिविजनल क्लियर हुआ। चार्ट्स में? नहीं आपने नहीं बोला था, मैंने देख लिया था वहां पे जाके। कुछ सूत्र ऐसे हैं मेरे, अगर 7 साल पुरानी भी क्लास सुनोगे ना तो उसमें ये का यही मिलेगा। केवल लगन वो कुंडली में ही तो वो नहीं फादर चेंज में होता। दिखा ही नहीं, बात इसीलिए को है नहीं। कहने का तरीका मेरा चेंज मिल सकता है, पर बात सूत्र वही मिलेगा। अच्छा, मुझे सूर्य और राहु दिख गए थे डिविजनल में एक साथ, तो मुझे लगा कि ये भी आ गया पितृदोष नहीं 9 का। नहीं ऐसे अच्छा, तो राहु केतु बाकी D12 चार्ट के बाद जो है राहु केतु साथ ही बैठ जाते हैं। जी सर। एक बार बंदा हमारा स्टूडेंट डिप्रेशन में चला गया, भागा भागा आया, पैर पकड़े उसने मेरे, मन बोला कहता गुरुजी बचाओ। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया इसके साथ, मगर तेरे को क्या हो गया, कौन है? अच्छा, हमारा घर भी चारों तरफ से खुला टाइप का ही है। मैंने कहा कोई इसके पीछे भाग लिया, क्या चक्कर हो गया है? अरे मगर कौन है, क्या बात? कहता नहीं गुरुजी मैं टेंशन में आ गया, रात भर में तो रोता रहा। मैं क्यों? कहता जी मेरे तो कई कुंडलियों में राहु केतु एक साथ बैठे हैं। मगर भाई बैठे कहाँ बैठे, तुम्हें भी टेंशन है? क्योंकि एक साथ कैसे हो सकते हैं? मैं उसे बार बार कहूँ एक साथ नहीं होते बावड़े। तो फिर वो दिखाने लगा चार्ट जो कंप्यूटराइज होता है, देखो बोला ये भी राहु केतु। अरे मैंने कहा जान, मगर ये तो होते ही है यहाँ, तेरे का मेरे भी एक साथ ही बैठे हैं। तो आज क्लास में जितने आए सबके चेक कर लियो, सबके एक साथ बैठे हैं। सर तब से मैं सोचो, इसीलिए तो पेरेंट्स में तो दिख नहीं रहा है और बच्चे के D9 में दिख गया तो डर गया। हाँ, इसीलिए कहते हैं गुरु से एडवांस नहीं चलना चाहिए, ये कलयुग है, आधा तो अधूरा इसलिए ज्ञान सभी कभी लोग सही है। एडवांस चल रहे हैं। तो फंस जाते हैं, फिर ज्यादा आगे टेंशन में आ जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काफी अच्छी क्लास रही आपकी आज। बहुत अच्छी गुरुजी सर। एक लास्ट क्वेश्चन करूं? हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी डिविजनल चार्ट का एक क्वेश्चन है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि D10 चार्ट में अगर केंद्र में राहु केतु आ जाता है तो वो केंद्र में राहु केतु कैसे आएगा? एक भाव में या केंद्र में? केंद्र में आप पकड़ लीजिए। अच्छा, D10 चार्ट में तो उसमें कुछ असर होता है क्या गुरुजी? मैं समझा नहीं क्वेश्चन क्या हुआ, जो क्या बताना क्या चाह रहे हो? नहीं, D10 चार्ट में आप पकड़ लीजिए, राहु 4 में है, केतु 10 में है, इसमें कुछ नेगेटिव असर हो सकता है? नहीं 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 नहीं, बहुत सारी चीजों पे उनका तो रूल ही बिल्कुल अलग है ना, इसको जनरल वे में नहीं ले सकते। D10 का लग्नेश क्या कर रहा है,
उसका दशम भाव क्या कर रहा है, उसका सदा भाव क्या कर रहा है, D10 का कारक ग्रह क्या कर रहा है। फिर उसमें सबसे बड़ी बात, D10 में आके ढूंढ क्या रहे हो। ऑफिस में तो घुस गए हो आप, और ऑफिस में ढूंढ क्या रहे हो। ऑफिस में मित्र ढूंढ रहे हो, सामान ढूंढ रहे हो, स्टेशनरी ढूंढ रहे हो, बॉस का कमरा ढूंढ रहे हो, प्रमोशन ढूंढ रहे हो, दुश्मन ढूंढ रहे हो। ढूंढ क्या रहे हो, या ऐसा रूम देख रहे हो जहाँ सोफा भी लगा हुआ, एसी भी चल रहा है। तो ऐसे ही D10 चलता है कि D10 में हम ढूंढ क्या रहे हैं। कभी भी ज्योतिष जनरलाइज बेस में नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा, मैं कभी जनरल उपाय मैं बोलता ही नहीं। कोई कहता है ये यहाँ बैठा हो, ये यहाँ बैठा हो, तो मैं एक अक्सर हंस के बोलता हूँ, बैठा रहने दे, तेरा क्या ले रहा है। कहने का मतलब होता है भाई ये सवाल पूछने का तरीका नहीं है, क्योंकि इससे मैं क्या बताऊंगा कौन सा लगन है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अब शनि लगन में बैठा है, मैं कहूंगा नेगेटिव सोचता है, फिर आपने तुरंत कह दिया जी देखो तुला का लगन है, अब मैं फंस गया। अरे तुला का लगन शनि उच्च का हो गया। मैं फंस गया एकदम से। तो इसलिए मैं ऐसा गुरु जल्दी से फंसने वाला हूं नहीं, इसलिए मैं बड़ा ध्यान रखता हूं कि बंदे का दिमाग कहाँ जा रहा है। तो पहले ही कहता हूँ शांत। और गुरुजी वो हम लोग का आज जो है ना बेसिक एस्ट्रोलॉजी का, उसका बारे में कुछ सोचिए कि कैसे पैकेज बना के, जैसे कि हम लोग मिस कर गया तो हमको भी मिल ले। अरे नहीं, आप अपने ही मित्रों से मांग लो, पुराने लोगों से। मैंने रोका थोड़ी है। या एक काम करो, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं किसी से निकलवाता हूँ ढूंढ डांड करके, और मैं उसको यूट्यूब पे डलवाता हूँ सारी राशि। ओके थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुझे मिलते ही मैं करवाता हूँ। एक्चुअली में हमारी वो ड्राइव भर जाती है ना, तो उसको निकालते रहते हैं। गुरुजी मेरे पास है, अगर चाहिए तो मैं हाँ, प्रदीप जी के पास है। प्रदीप जी ने हाँ। सारा का सारा डाटा बड़े अच्छे प्यार से ढंग से स्टोर किया है, और प्रदीप जी काफी अच्छे नोट्स भी बना के हर एक का रखते हैं। तो इनका तरीका बहुत अच्छा है। एक्चुअली में ये पूरी कंपनी चलाते हैं ना, तो इनको पूरी कंपनी को संभाल के कैसे रखना है तो प्रदीप जी जानते बड़ा अच्छा है। तो ये बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं और बहुत अच्छे मैनेजर भी हैं, और हर चीज इनके पास सिस्टमेटिक वे से मिलेगी। तो मैं उसको यूट्यूब पे डलवाऊंगा। बाकी जल्दी चाहिए तो प्रदीप जी से रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो प्रदीप जी को छुट्टी वाले दिन आपको जरूर दे देंगे। प्रदीप जी को नोटिफिकेशन आज से आना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो आपकी जिम्मेवारी है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, आप मेरे वीडियो आया है आज, सब लोग जा, मैंने देख लिया गुरुजी। भाई वो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सही है या गलत है, पर सब तारीफ कर दिया करो जाके। अरे साहब बहुत बढ़िया है। और दो तीन लोगों को जो है ना शेयर कर दिया करो।